नमस्कार दोस्तों। सर्वप्रथम इस मंच के माध्यम से मैं आप सभी लोगों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन है इजराइल पैलेस्टाइन की जो हमारी सीरीज चल रही है उसके ऊपर ये आगे का सेशन है। और इसमें आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से जो आगे की चीजें हो रही थी, जो कॉन्शियसनेस से जो सेंसेस से कॉन्शियसनेस का जो फॉर्मूला था वो मैंने आपको कल बताया था जैसे कि। तो आज हम उसके आगे बात करने वाले हैं कि कैसे 1897 की बात हो रही करेंगे हम लोग, इसके बाद 1916 1917 की बात करेंगे, 1920 की बात करेंगे, 1936 1937 की बात करेंगे और इसके बाद हम 1945 में आने के बाद 1947 और 48 की बात करेंगे। क्योंकि इस जगह 47 48 तक क्या हो गया था कि इसराइल का बनना तय हो गया था, इसराइल बन गया था। इसराइल का बनने की घोषणा कर दी गई थी, किसने? डेविड कुरियंस ने। ओके, तो और 1947 में एक और महत्वपूर्ण घटना ये घट रही थी इंडिया के कॉन्टेस्ट में, कि मेनली ये हो गया था कि जो इंडिया के कॉन्टेस्ट में वो पाकिस्तान का बनना निश्चित हो गया था, कि पाकिस्तान बनेगा तभी जाकर इसराइल का बनना तय था। तो ये सारी चीजें और ये सारी गतिविधियां हो रही थी और यही सारी चीजें मैंने आपको कल बताई थी, और कल मेरा बताने का यही सारा मकसद था कि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। अब आज के प्रस्पेक्ट में हम लोग बात करते हैं कि आज हम लोग क्या क्या देखने वाले और किस किस तरीके से चीजों को देखने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने अभी बात करी कि हम लोगों ने जो कल देखा था कि किस तरीके से जो ईस्टर्न यूरोप क्वेश्चन था उसके अंदर कौन कौन इंटर हो चुका था, इसके अंदर ऑलरेडी जो इंटर हो चुका था ये टर्की पहले से था यहाँ। और टर्की के बाद या रशिया भी पहले से प्रेजेंट था, ब्रिटेन पहले से प्रेजेंट था, उसके बाद जो फ्रांस था या पहले से प्रेजेंट था, उसके बाद जर्मनी ऑस्ट्रिया ये सारे लोग प्रेजेंट थे। इसमें नए कैरेक्टर्स कौन आए? नए कैरेक्टर्स जो आए वो यूएसए आया था, और यूएसए के बाद जो नया कैरेक्टर आया था या अभी चाइना, जो 21st सेंचुरी में अभी क्या हो रहा है, चाइना वहां पर नया नया उभरने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि मेनली एक ही जिसका सिल्क रूट पे कब्जा, जिसका सारी इकोनॉमी के ऊपर कब्जा, जिसका इकोनॉमी के ऊपर कब्जा, नो डाउट उसकी इंपावरमेंट मजबूत हो जाएगा। तो सारी चीजें जब आपके ट्रेड से कवर होने लगेगी या इकोनॉमी से पर्सपेक्ट से आप देखेंगे तो सारी चीजें आपको एक दूसरे से जुड़ती हुई दिखती चली जाएगी। अब जैसे कि अब आज हम जो बात करने वाले 1987 की। हाँ, तो आज हम लोग बात करेंगे 1987 इसराइल का जन्म। अब जो कॉन्सेप्ट आया था इसराइल का, जो बर्थ ऑफ इसराइल का कॉन्सेप्ट आया था, इसराइल का जन्म 1987। ओ सॉरी 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 सॉरी, 1897 बर्थ ऑफ इसराइल। ओके, और इसके बाद जो सेकंड चीज होती है बर्थ ऑफ इसराइल, इसको ज्यूज के जियोन ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू भी आता है। जियोन ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर तैयार होता है। कहा? जब बर्थ ऑफ इसराइल होता है, बर्थ ऑफ इसराइल के समय 1897 के समय क्या होता है, जियोन ऑर्गेनाइजेशन पनपता है वहां पर। और जियोन ऑर्गेनाइजेशन पनपने के पीछे भी बहुत सारे कारण होते हैं, क्योंकि इसराइल का बनना इसलिए था, तो ज्यूस ऑर्गेनाइजेशन जो थे वो तब बनना तय था। अब इसके बाद जो सेकंड चीज होती है, सेकंड चीज आपका 1936 सॉरी 1916 और 1917। 1916 1917 में क्या होता है सर, कि 1916 और 1917 में दुनिया के जो माँ बाप थे वो एक्सेप्टेंस दे देते इसराइल के बनने की। यानी जो यूएस है और यूएस के बाद आपका ब्रिटेन है, ब्रिटेन ये जो इंग्लैंड ब्रिटेन जो लोग होते हैं, ये लोग सभी जो कैपिटलिस्ट कंट्री होती है वो क्या करते हैं, वो बैठते और बैठ करके ये बोलते हैं कि हाँ भाई बना लो, इसराइल को बना लो। अब इसराइल को बनाने के पीछे जो मेन कारण हो रहे थे कि अब मेन यानी मेन जो चीजें उसके विरोध आ रही थी वो क्या हो रहा था, आपका अरबी नेशन, अरबी इस लोग उसका विरोध कर रहे थे। जो मुस्लिम्स लोग थे, जो मुस्लिम यानी डोमिनेंट कंट्री थी, वो उसका विरोध कर रही थी। तो उस दौरान क्या होता है कि वो मुस्लिम कंट्रीज को अपने साइड करने के लिए वो क्या करते हैं कि पाकिस्तान की मांग का कॉन्सेप्ट यानी पाकिस्तान का बीज वो डाल देते हैं। से क्या हो जाए कि मुस्लिम कंट्रीज का जो ध्यान है वो डाइवर्ट हो जाए किसी अदर मुद्दे के ऊपर। अब जैसे अगर कोई मुस्लिम कंट्रीज बन रही है तो मैक्सिमम लोग क्या होंगे कि उस तरह अट्रैक्ट होंगे और उस कंट्री को बनाने में सहयोग करेंगे जो मोमेडियंस कंट्री है। ओके, तो इसमें क्या होगा कि सारी चीजों का जब ध्यान आपका डाइवर्ट हो जाएगा किसी और मुद्दे पर, तो मेनली क्या हो जाएगा कि आपका मेन मुद्दे से ध्यान भटकने लगेगा। और जो इसराइल का कॉन्सेप्ट है वो क्या हो जाएगा, एक मजबूत प्रभुत्व की भावनाओं को उसको आगे लेकर के जाते जाएंगे।
अब इसके बाद क्या होता है कि दुनिया के जो माँ बाप थे यानी जैसे यूएस और ब्रिटेन इंग्लैंड जैसे लोग थे, आप ब्रिटेन और इंग्लैंड जैसे लोग थे, वो लोग क्या होते हैं, इसके माँ बाप क्या होते हैं कि इनको क्या कर देते कि एक्सेप्टेंस दे देते, और जो अरब वर्ल्ड भी है ये भी बोल देता है कि हाँ आप बना सकते हैं इसराइल को अलग ज्यूज नेशन। अब सर इसके बाद क्या होता है कि 1920 आते आते क्या हो जाता है, 1920 आते आते क्या हो रहा है, सेवरेज की संधि हो जाती है। जो सेवरेज का संधि होता है, ये ट्रीटी ऑफ सेवरेज होती है, ये बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। इसमें क्या हो जाता है कि मैंडेट सिस्टम आ जाता है, जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका है कि क्या थी सेवरेज की संधि। और इसमें क्या होता है कि इसके पहले क्या होता है, बैलेंस ऑफ बेलरूप डिक्लेरेशन, जो 1916 और 17 का, इसी के दौरान इसी के परस्पेक्ट से देखा जाता है। जो इसको यानी जो मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं, ये बेलरूप, इसी को बेलरूप बेल्फोर बेल्फोर डिक्लेरेशन कहा जाता है। ओके। और जो 1928 ट्रीटी ऑफ सेवरेज इसको कहा जाता है, और ट्रीटी ऑफ सेवरेज में आपको बता चुका हूं कि क्या यानी सेवरेज की संधि रही थी। उसके बाद 1936 और 1937 जो आता है, यहां पर क्या होता है, 37 में क्या होता है कि पील कमीशन आ जाता है। अब पील कमीशन की घोषणा पर क्या होता है कि अमेरिका जब पैसा देना शुरू कर देता है, और मेनली क्या होता है कि अमेरिका जो कैपिटलिस्ट कंट्री होता है वो पैसा देना जब शुरू कर देगा पील कमीशन अकॉर्डिंग, तो पील कमीशन, तो मेनली क्या होता है कि काफी सारी चीजें वहां क्या होगा कि अनसर्टेनिटीज बनेगी, क्योंकि रशिया उसका विरोध करेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि उसको मालूम है अगर सभी लोग, अगर पूरे दुनिया के ऊपर इस तरीके से अगर यूएस पैसा बांटता रहो तो पूरी दुनिया के ऊपर यूएस का कब्जा हो जाएगा, और सारी दुनिया के ऊपर अगर यूएस का कब्जा हो जाएगा तो नो डाउट सर पूरी दुनिया अगर यूएस के पीछे खड़ी हो जाती है तो फिर रशिया अलग पड़ जाएगा। और उस समय की दो ही महाशक्ति थी, यूएस और यूएसए था। तो नो डाउट आपका जो पक्षधारी नहीं है वो आपका विरोधी होगा, और जो आपका विरोधी होगा वो आपका खुल करके विरोध करेगा तो कोई पॉलिसी लेकर के आएगा, और मैंडेट सिस्टम आता है सर। उसके बाद क्या होता है, 1945 आता है, जो पील कमीशन होता है। और जो उसके बाद 1945 में क्या होता है, 1945 आते आते क्या होता है कि मेनली जो होता है कि पुनः एक बार फिर से जो इसराइल है उसमें जो विवाद चलता रहता है, इसराइल का जो विवाद चलता रहता है, इसराइल का जो विवाद चलता रहता है, ये क्या होता है सर कि ये पुनः विवादित जो होता है वो समाप्त होने लगती है। जो विवाद होता है इनका वो समाप्त होने लगता है। अब सर कोई भी अगर किसी भी जगह का विवाद चल रहा है और विवाद अगर समाप्त होने लगता है तो नो डाउट आपको उससे क्या होता है कि आर्थिक यानी आर्थिक स्थिरता बनने लगेगी, और आपको शांति का पैगाम आने लगेगा। और ये क्या होगा कि कई कंट्रीज क्या चाहेंगे कि अभी क्योंकि इसराइल का बनना तय था सर, अब इसराइल बन रहा है तो नो डाउट है ये जो विवादे चल रहा था, जो इसराइल का विवाद था, क्योंकि आपने एक दूसरी कंट्री को अरब नेशन बनाने में फंसा चुके हैं, अरब कंट्री को, जो आपके पाकिस्तान की मांग थी, जो पाकिस्तान की मांग थी उसी के कारण क्या हो गया था, जो मीडियंस कंट्री हो गई थी वहां पर इन्वॉल्व हो गई थी, जिससे क्या होगा कि मुख्य मुद्दा यानी जो इसराइल का मुद्दा था उस पर से बहुत से मेजोरिटी पीपल्स का क्या हो गया था, ध्यान हट गया था। और ध्यान हटने का कारण ही ये हुआ था कि वहां पर क्या हो गई थी कि शांति विवाद समाप्त करने की बात आ गई। अब क्या होता है कि 1947 आते आते 1947 48 आते आते क्या होता है कि एक घटना हो जाती है। यहाँ पर क्या होता है, मेन जो अपना अभी तक जो चीजें चल रही थी, यहाँ क्या हो जाता है, इसराइल का जन्म हो जाता है, बर्थ ऑफ इसराइल हो जाता है। और बर्थ ऑफ इसराइल होने से सारी चीजें क्लियर हो जाती है कि इसराइल तो अब बन गया सर, अब आप कुछ नहीं कर सकते। अब इसराइल तो 1947-48 में बन गया, और इसको क्या कहते हैं, डेविड गुरियंस डिक्लेरेशन 1947-1948, ये मैंने आपको कल बताया था। डेविड गुरियंस डिक्लेरेशन डिक्लेयर कर देते हैं कि हम अलग राष्ट्र बनाने जा रहे हैं। अब यही चीज सेम कहाँ हो रही थी सर, यही सेम चीज आपकी पाकिस्तान में भी हो रही थी। ठीक है, पाकिस्तान में जो घटनाएं हो रही थी वो कैसी थी, वो 1875 अलग नेशन की मांग रखते हैं, 1906 पृथक निर्वाचक मंडल, उसके आजू बाजू का जो डेट्स आ रहे हैं। उसके बाद 1907 में वो 1909, उसके बाद जो आपका नेक्स्ट जो होता है वो 1924 पृथक निर्वाचन मंडल की मांग यहाँ रखी जाती है। और जब 1940 आते आते जब सेपरेट इलेक्ट्रोड मिलने की बात आती है, अलग नेशन बनाने की बात आती है, और फिर 1947 में क्या होता है कि आपको अलग नेशन बना दिया जाता है, इसको, पाकिस्तान को।
तो सर ये सारी तमाम चीजें वहां हो रही थी और ये सारी तमाम चीजें वहां प्रेजेंट थी, तो ये सारी चीजों का होना भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया था। और आप देख रहे होंगे किस किस तरीके से सारी चीजें घट रही है और घटने के दौरान कितनी सारी चीजें या प्रेजेंट हो रही है, प्रेजेंट होने के साथ खत्म नहीं होती जा रही, समस्या बढ़ती जा रही थी। अब जो क्या हो गया था, अरबी जो मुल्क हो गए थे उनका ध्यान किस तरफ आकर्षित हो गया था, अरबी मुल्क बनाने यानी पाकिस्तान की ओर। और जब आपका नेशन, जब आपका ध्यान किसी मुद्दे से डाइवर्ट कर दिया जाता है तो आपकी पूरी की पूरी गतिविधियां बदल जाती है। और गतिविधियों के बदलने के साथ साथ कई सारे परिवर्तन भी आते हैं। अब इसके क्या होता है सर, कि यहाँ पर जो होता है जिसकी दूरदृष्टि हो, अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जिसकी दूरदृष्टि हो सर तो वो कनेक्ट करना जानता है। क्योंकि सर जिसका लॉन्ग टाइम विजन हो, जो लॉन्ग टर्म विजन देखता हो, जिसका लॉन्ग टर्म विजन हो, उसको क्या होगा सर, वो कनेक्ट करना जानता है। और ये सर ये बहुत अच्छी खासियत थी जियोज में, जो कैपिटलिस्ट कंट्री थे ये सर ये कनेक्ट करना जानते थे। तभी इन लोग क्या करते हैं कि इसराइल को बनाने के लिए पाकिस्तान को खड़ा करते हैं। सर कितनी बड़ा षड्यंत्र, कितनी बड़ी आइडियोलॉजी, कितनी बड़ी सोच, किस तरीके से किसी नेशन को बनाने के लिए कितनी सारी चीजों का प्रयोग किया जा रहा है। तो सर ये कनेक्ट करना जानते हैं। और दूसरी चीज होता है सर, इनके पास त्रिनेत्र खुली होती है, इनकी खुली हो, और वही क्या है सर, राजा बनेगा। मेनली क्या होता है कि सर जो कनेक्ट करना जानता है उसकी क्या होती है कि त्रिनेत्र खुली रहती है, जिसकी तीनों साइड आंखें होती है सर, वो हर जगह देखता है और हर जगह देख करके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करता है और बिल्ड करने के बाद अपने डिसीजंस लेता है। सर यही हमें एक अधिकारी बनने में, यही हमारे अंदर होना बहुत जरूरी। हमारा ध्यान सभी मुद्दों के ऊपर होना चाहिए। आज देश में क्या घट रहा है पाकिस्तान को लेकर के, अगर किसी बारे में अगर हमारा जम्मू कश्मीर में अगर किसी तरीके की वार्तालाप हो रही है तो हमारा ध्यान वहां पे भी होना चाहिए। अगर देश में अगर अफगानिस्तान में कोई चीज हो रही है तो हमारा ध्यान वहां पे भी होना चाहिए। अगर किसी तरीके से हमारे देश के इंटरनल पीस के अंदर भी कुछ हो रहा है तो उस पर भी ध्यान होना चाहिए। जो मुद्दे हैं उनके ऊपर आपके पकड़ होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि सर आप एक सिविल सर्वेंट या एक अच्छे अधिकारी बनेंगे तो उसके लिए आपकी मुद्दों के ऊपर पकड़ होना उतनी आवश्यक हो जाता है। जब आप मुद्दों के ऊपर पकड़ बना के रखेंगे या पकड़ होगी आपकी, आप उस चीज को समझ पाएंगे या किसी कॉन्सेप्ट को आप बिल्डअप कर पाएंगे, तभी सर जब आप कनेक्ट कर पाएंगे। जब आप मैक्सिमम चीजों को पढ़ेंगे, आपने सर किसी किताब में पढ़ लिया कि इन्फ्लेशन क्या होता है, मुद्रास्फीति क्या होता है, पर सर आप रियल टाइम में जब उसको अप्लाई करके देखेंगे कि देश में अभी जिस तरीके से मुद्रास्फीति चल रही है, जब अभी जो यानी 8% तक हो चुकी है, 8-9% हो चुकी है, जब यानी 8% समथिंग समथिंग चल रही है अभी इन्फ्लेशन रेट। तो सर आप देखिएगा जो इन्फ्लेशन रेट उर्जित पटेल कमेटी के अनुसार कितना होना चाहिए था, +-4 +-2 होना चाहिए, यानी 6 और मिनिमम 2 होना चाहिए, जो कि उसके बाहर जा चुकी है। तो सर ये सारी चीजें आप कब कनेक्ट करेंगे, जब आप करंट के साथ अपडेट होंगे। और सर करंट के साथ अपडेट होंगे तभी आपको कॉन्सेप्ट वाइज क्लियरेंस होगा। अब इसके बाद सर क्या होता है कि 1857 आता है। 1857 का, अब मैं आपको सर इंडिया के कंटेक्स्ट में भी थोड़ी चीजें बता दूं, नहीं तो आप कहेंगे कि सर ये इंडिया से कैसे कनेक्ट हो रहा है, ये सारी चीजें भी मैं आपको क्लियर करता हूँ। 1857 का जो विद्रोह होता है, 1857 का विद्रोह होता है, इसके दौरान क्या होता है कि जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी है उसको क्या होता है कि हिंदू मुस्लिम जो यूनिटी है उसको क्या होता है कि अलग करने की साजिश की जाती है। जो हिंदू मुस्लिम का यूनिटी है, यूनिटी को तोड़ने की कोशिश की जाती है। तो इस दौरान क्या होता है कि हिंदू मुस्लिम कमेटी को तोड़ने की कोशिश की जाती है। ने बहुत ही यानी कॉमन को यानी बहुत सारे काम करते, कई प्रकार के उनके बीच में विद्रोह भड़का देते, कई प्रकार की चीजों को और भी ज्यादा वो करने लगते। क्योंकि सर 1857 में का विद्रोह का कारण यही रहा था कि जो आर्थिक अशांति जो है ना सर, वो ज्यादा चरम लेवल पे जा चुकी थी। एक्सट्रीमिस्ट लोग क्या भड़कने लगे थे। और सर क्या हुआ था कि 1857 में काफी सारी चीजें इसलिए भी खराब हो गई क्योंकि हमारी एक रणनीतिक या एक लीडरशिप क्वालिटी नहीं थी सर उस समय। जिस प्रकार 1947 में गांधी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से हमें आजादी मिली शांति के बिहाफ पे, उसी तरीके से हमें 1857 में भी आजादी मिल सकती थी सर, अगर हमारे वहां कॉन्सेप्ट क्लियर होती है, हमारे कनेक्ट करने की पावर होती। परंतु सर वो नहीं होने के कारण क्या होता है कि हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी जो होती है वो डिवाइड एंड रूल पे काम करने लग जाती है। डिवाइडेड रूल के ऊपर काम करती है सर। डिवाइड एंड रूल के ऊपर अगर काम करेंगे आप, तो नो डाउट आप सर अलग अलग हो जाएंगे, हिंदू मुस्लिम यूनिटी अलग हो जाएगी। और हिंदू मुस्लिम यूनिटी अगर अलग हो जाती है सर, तो आप इस चीज को बहुत अलग तरीके से देखा जाएगा।
और ये सारी चीजें जब बदलेगी तो इसमें सर देश के ऊपर भी तो बहुत सारा इम्पैक्ट आएगा, और देश के ऊपर ऑलरेडी देश क्या किसी का गुलाम है। और सर जब आप डिवाइड एंड रूल अगर लगा देते, जैसे डलहौजी की फूट डालो शासन करो वाली नीति थी, तो उसके तहत भी काफी सारी चीजें ऑलरेडी बदल चुकी थी। अब क्या होता है सर, इसमें दो चीज होती है, एक तो कंपनी का काल होता है, और एक क्राउन का शासन काल होता है, एक ताज का शासन काल होता है। दो तरीके से डिवाइड करके इसको देखा जाता है, एक कंपनी के शासनकाल में और एक ताज का शासनकाल होता है। जो ताज का शासनकाल होता है ये 1947 का शासनकाल होता है। तो 1947 के बाद तक जो रहता है वो आपका ताज का शासनकाल रहता है, और जो कंपनी का शासनकाल रहता है ये 1757 से लेकर के स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, 1757 से जो मेनली यहाँ पर जो चीजों को क्रिएट किया जाता है, ये क्रिएट कर देते भय, और दूसरा आपका प्रलोभन। सर ये दो चीज है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ये दो चीज को यूज करके ही है ना बड़े बड़े लोग बन गए, आपके नेताजी, दूसरे है आपके व्यापारी वर्ग, तीसरा है आपका पुरोहित वर्ग। सर इस कॉन्सेप्ट को क्रिएट करने से बहुत सारे लोग बढ़ गए। आज बहुत सारी गवर्नमेंट्स, हमें बहुत सारे जो लीडर्स क्या कहते हैं कि आपको 15-15 लाख रुपए आपके अकाउंट में आएंगे, आए क्या सर, नहीं आए। तो ये सर ये जुमले, ये प्रलोभन है जो वोट को लेने के लिए या सरकार बनाने के लिए किए जाता है, या किसी वर्ग या कोई व्यापारी आपको बोलता है कि किसी प्रकार से आपको कोई व्यापारी कहता है कि इसके अंदर ये है। जैसे एक एड आता है सर, एक बहुत अच्छा एड आता है, सोना चांदी, आगे आप समझ गए होंगे, सोना चांदी ये प्रास। तो सर उसके अंदर क्या सोना चांदी प्रेजेंट है, बट सर प्रलोभन, सर वो चीज आपको बताई जाती है, और आम आदमी क्या करता है, बताने अनुसार वो चीजों को खरीदता है, क्योंकि वो विश्वास करता है। क्योंकि सर जो व्यापार वर्ग होता है, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, वो हमेशा, जो व्यापारिक वर्ग होता है वो क्या होता है, व्यवहार के ऊपर धंधा होता है। किसी भी प्रकार का काम व्यवहार के ऊपर होता है। बातों के अंदर आदर्श और काम के अंदर व्यवहार, ये दो ही चीज काम करती है, दो ही पर्सपेक्ट से काम करते हैं। और इसी में तो आपको प्रलोभन दिया जाता है। आपको अगर कोई प्रलोभन दे दे कि अगर आप 10 ट्रक लेते हैं तो आपको 1 ट्रक फ्री मिलेगा, तो ये क्या है, ये प्रलोभन है सर। और सर पुरोहित लोग इसी चीज को भय के रूप में यूज करते हैं कि अगर आप ऐसा नहीं करते, अगर आप इस चीज को वो नहीं करते, या वो ऐसा नहीं होता है, तो आपके घर में ऐसा हो जाएगा, आपके घर में ऐसा, आपके जीवन में अशांति फैल। अरे क्यों फैलेगी सर, जब आप भय का धंधा कर रहे हैं इसलिए आप उसको डरा रहे हैं। आज देख रहा हूँ कितने सारे मंदिर मस्जिद जो जहां तहां बन रहे, सर वो इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हैं ना सर। सर उनको क्या है, उनके लिए तो सर वो तो बिजनेस बन गया है ना सर। अंदर बैठ करके किसी चीज को देखना, देख करके ग्रहण करना, और ग्रहण करके उसको ऑलरेडी परोस देना। सर भय नाम कौन सी चीज है सर, नो डाउट गॉड होते, पर गॉड कहाँ है सर, आपके स्वयं के अंदर होते। इसी प्रकार का कुछ भी सर ऐसा साइंटिफिक टेम्परामेंट आपका होना चाहिए कि आप किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके की भय की बात में ना आए, क्योंकि सर आपका भगवान आपके अंदर बैठा है। सर अगर आपको पता है दुनिया में अगर कोई भगवान है, दुनिया में आपको कोई लाने वाला है, तो वो है आपके पेरेंट्स। सर किसी ने टपकाया नहीं है ऊपर से, किसी ने फेंका नहीं है वहां से। तो सर इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। जो हमारी ये क्रांति है, ये तरीके का जो हमारा प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म आपको यही प्रोवाइड करेगा कि आपके अंदर जो जागृति है, सर हमारा जो फॉर्मूला है ना सेंसेस से कॉन्शियसनेस का, सर यही कॉन्शियसनेस का फॉर्मूला आपको एक ऐसा इंसान बना देगा जिस इंसान की आपने कल्पना नहीं की होगी अपनी जिंदगी में, कि हम ऐसे भी बन सकते हैं। पर सर कुछ फॉर्मूलेज है, कुछ सिद्धांत है, कुछ प्रिंसिपल्स है, उनको आपको फॉलो करना है। सर भरोसा नहीं करना है इस पुरोहित तबके पर, बड़ा ही महत्वपूर्ण है सर, और बहुत ही ज्यादा सोचने और बहुत ही ज्यादा समझने योग्य है। काफी तरीके से चीजों में अनसर्टेनिटी से बनी हुई है। काफी लोग डर के प्रलोभन के चक्कर में क्या होता है कि अपने जीवन को नष्ट करते जा रहे हैं। सर ऐसा नहीं करना है, इस चीजों में नहीं आना है। दूसरी चीज क्या होता है सर, वो भाई किस चीज का बताएंगे, नर्क का। आपको नर्क में जाओगे, आपको यानी उबलते हुए पानी में फेंक दिया जाएगा, खोलते हुए तेल के अंदर आपको तल दिया। ऐसा होता है क्या सर, नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। साइंटिफिक टेम्परामेंट कभी भी ये चीज नहीं बोलता है कि इस तरीके की कोई भी चीज होती है, और नहीं होती है सर, होती ही नहीं है तो कैसे बोल दे। दूसरी चीज होती है प्रलोभन। प्रलोभन किस चीज का दिया जाता है, स्वर्ग का, हेवेंस का।
कि भैया स्वर्ग में जाओगे तो मस्त मस्त अप्सराएं आएंगी, ये होगा फलाना होगा, तुम्हें ये मिलेगा, ऐसा मिलेगा, यानी तमाम चीजें, मर्सिडीज से घूमोगे स्वर्ग में जाओगे तो बीएमडब्ल्यू मिलेगी, ये मिलेगा, 5 तोले 50 तोले सोना मिलेगा, ये अरे सर ये आपको हेवेंस देते हैं, हेवेन। अब पुरोहित तबका इसमें क्या करता है, जो पुरोहित लोग होते हैं उसमें क्या कहेंगे कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें, तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा, तुम्हारा वैसा हो जाएगा। और एक तरफ आपको प्रलोभन देंगे, अगर आप ऐसा कर लेते हो, अगर आप ये यज्ञ या ये वो करवा लेते हो तो क्या हो जाएगा, स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग में क्या मिलेगी, शराब, कबाब। सर यही दो चीज तो व्यक्ति को क्या करती है, प्रलोभित करती है। अरे यार भाई के कारण क्या होगा, अरे यार नर्क में चले जाएंगे, नर्क में चले गए तो काफी सारी चीजों को झेलना पड़ेगा। अरे यार पंडित जी से काम करवा लेते या हमारे मौलवी जी से काम करवा लेते तो उसमें क्या हो जाएगा, स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। सर ये सारी तमाम चीजें क्या होती है कि हम लोग को विचलित करती है, हमारे अंदर जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है उसको खत्म करती जाती है। सर आपने कभी सुना है कि किसी भी तरीके से गौमूत्र से कोई बीमारी सही होती है? सर नो डाउट हो सकता है आयुर्वेदिक में उसका, आयुर्वेद में कुछ उसका फॉर्मूला होगा, बट सर अभी के कॉन्सेप्ट वाइज तो मैंने नहीं देखा, अभी के कॉन्सेप्ट वाइज तो मैंने नहीं देखा सर। अगर गाय के गौमूत्र से कोई भी चीजें ठीक होती तो सर गाय अपने बच्चे को स्वयं का दूध नहीं पिला करके गौमूत्र ही पिलाती। सर होता है क्या, कहीं देखा है क्या आपने गाय के बछड़े को कभी भी दूध को छोड़ करके गौमूत्र पीते हुए? सर नहीं देखा ना, वो अपने बच्चे को नहीं पिला रही है सर, आप अपने घर में पी रहे हो। तो सर ये आपकी मन बुद्धि और ये आपका साइंटिफिक टेम्परामेंट कम कर रहा है। और सर इसी के ऊपर जो पुरोहित तबका है वो बार बार वार कर रहा है, और बार बार वार करने से क्या हो रहा है कि वो चीजें और मजबूत हो रही है आपकी, जो अनसाइंटिफिक टेम्परामेंट। सर इसको आपको नकारना है, हर तरीके से नकारना है। सर इसको बहुत गंदी फटकार लगाना है। समझिएगा सर, समझदारी विकसित करने का एक ही फॉर्मूला है, पढ़ना और सही कंटेंट को पढ़ना। ये सारा जो हो रहा है ना सर, ये जो मैं आपको पढ़ाता आ रहा हूं, हमारा नो डाउट हमारा ये जो सेशन है ये लेंदी जरूर है पर समझदारी विकसित करने योग्य है। हमें सर हमारे टाइम की कमी नहीं है, पर एक बार ये चीजें बिल्डअप हो गई ना तो उसके बाद आप क्या कई सालों तक नहीं भूलेंगे, और सालों तक नहीं भूलेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। बेसिक है सर ये पाकिस्तान क्यों बना, क्यों ही बना। अच्छा खासा तो इंडिया के साथ था, सालों से इंडिया के साथ रह रहा था, तब जो जो मुस्लिम लोग थे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। अचानक से क्या हो गया, अचानक से 1857 के बाद से क्या ऐसी चीजें आ गई, क्या ऐसा चीजें होने लगी कि पाकिस्तान को बनने की मांग आ गई। तो सर ये समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद क्या होता है कि जो 1870 आप पढ़ेंगे, 1817 में एक बुक आई थी, द इंडियंस मुस्लिम, एक बुक आई थी द इंडियन मुस्लिम्स, और उसमें लिखा गया था कि 18% जो 80% थे वो मुस्लिम से, वो पिछड़े हुए। सर कहा, सर कहा, हमने तो नहीं देखे सर कोई भी मुस्लिम, हमें ऐसा नहीं लगा कि जो पिछड़ा। सर जिनके पास खुद को ऊपर वाले ने, जिस ऊपर वाले की हम बात करते हैं, जिस ऊपर वाले को हम भरोसा करते हैं, उसने उनको एनर्जी दी है सर। एनर्जी के साथ इकोनॉमी आती है, इकोनॉमी के साथ आपका एम्पावरमेंट आता है। तो सर जब उस, यानी मोहम्मद पैगंबर ने भी सर उनको इस तरीके से यानी आत्मसात किया है, इतने महान महान लोग हुए जिस कम्युनिटी में, तो सर वो कैसे कोई पिछड़ा हो सकता है। परंतु सर उनके दिमाग में ये चीज भर दी गई कि 18% मुस्लिम्स आर बैकवर्ड इन दिस कंट्री। किस कंट्री में, इंडिया के अंदर। तो सर ये बहुत ज्यादा क्या हो जाता है कि भयभीत करने योग्य हो जाता है। और 1206 में, 1206 से लेकर 1707 तक सर मुस्लिम शासक ही तो थे सर भारत में। सर जो 1206 से लेकर 1707 तक की अगर बात करी जाए, 1206 से लेकर 1707, यानी सर लगभग लगभग आपका जो 500 साल का, जो 500 साल का शासन काल है सर, ये तो किसका है, ये तो सर मोमेडियंस का ही है ना, तो मुस्लिम्स का ही शासन काल रहा। और जब सर आपके देश में मुस्लिम शासन काल है तो फिर सर आप कैसे कह सकते हो कि 80% मुस्लिम्स आर द पिछड़े वर्ग? किस तरीके से कह सकते हो कि सर 80% मुसलमान पिछड़े, जबकि सर आप 500 साल तक उसी कंट्री पे यानी राज कर रहे हो, उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि 18। तो सर ये जो थी वो अंग्रेजों की, ब्रिटिश हुकूमत की डाली हुई नींव थी।
इस किताब के द्वारा उन्होंने लोगों को यह बताने की कोशिश कर दी कि जो 80% मुसलमान है वो भारत में पिछड़े हुए। अब इससे क्या होगा सर कि मुस्लिम्स के अंदर क्या हो जाएगा, पैनिक फैलने लग जाएगा, और पैनिक फैलने के कारण क्या हो जाएगी, वो अलग स्टेट की मांग करेंगे कि नहीं हमें नहीं रहना है। वो दंगे करेंगे, एक दूसरे को मारा पीटी करेंगे, और एक दूसरे के साथ क्या हो जाएगा, विरोध हो जाएगा, जातिगत विरोध हो जाएगा। क्योंकि सर दोनों कम्युनिटीज के अंदर जो दरार आ गई थी, इंटरनल पीस उनकी क्या हो गई थी, अशांति हो गई थी। दो कंट्रीज के अंदर जब अशांति पैदा होगी तो नो डाउट किसी भी कंट्रीज के अंदर इंटरनल पीस नहीं है तो वो कंट्री कभी ग्रो नहीं कर सकती, उस कंट्री का टूटना संभव है। वही हमारे प्रीवियस भारत के साथ कि सर उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश हुकूमत ने वो हिंदू मुस्लिम के यूनिटी की जो, यानी उनका जो पावर था सर उसके ऊपर वार कर दिया, उनकी यूनिटी के ऊपर वार करके उनको अलग कर दिया, और अलग करने की वजह से क्या हुआ कि पाकिस्तान बना। तो सर सीख इससे यही है आप सभी लोगों को कि जब भी आप दूसरों को दोष देते हैं ना सर, तो स्वयं की गलती को आप यानी मानने से इनकार करते। जब भी आप दूसरों को दोष देते और स्वयं की गलती को मानने से मना कर देते, तो याद रखिएगा दोस्त कि आपका ना डेवलपमेंट होना, आपका विकास होना अनिश्चित है। आप कभी भी विकास नहीं कर पाएंगे, आप कभी भी विकास नहीं कर पाएंगे, किसी भी तरीके का डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सर आप मान ही नहीं रहे कि आप गलत हैं। आप गलत है, आप मान ही नहीं रहे, तो फिर आपका विकास होना तय नहीं है। आप पूरी तरीके से उस विकास से पिछड़ जाएंगे, और पिछड़ने का मतलब ये है कि सर आप उस भाग दौड़ से, उस दौड़ से अलग हो जाएंगे, उस चलते फिरते मुल्क से, उस चलते फिरते कंट्री से जो आज भी ग्रो कर रहा है, उस कंट्री से आप अलग हो गए। उसके बाद क्या होता है, दुनिया में एक चीज का एहसास होना, किसी का एहसास नहीं ले, ओ सॉरी दस, एक बड़ी अच्छी चीज मैं आपको बता देना चाहूंगा कि दुनिया में ना सर किसी का भी एहसान नहीं लेना चाहिए। जब आप किसी का एहसान लेते हैं ना, आपने जैसे देखा आपने पाकिस्तान ने क्या किया कि पाकिस्तान ने किससे पैसा ले लिया था, पाकिस्तान के जो हुक्मरान थे, जो पहले वाले हुक्मरान थे जिन्होंने पाकिस्तान को बनाया, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने पैसा ले लिया था यूएस से। अब सर आप यूएस से पैसा ले रहे हो, कैपिटलिस्ट कंट्री से पैसा ले रहे हो, तो नो डाउट आपको उनकी पीछे जाकर के जी हुजूरी करनी पड़ेगी, और जी हुजूरी करने का मतलब तो आप देख ही रहे, अलग नेशन बनवा दिया सर उन्होंने। आप दो भाइयों को लड़ा करके अपन वहां से खेल देख करके उन्होंने पूरी तरीके से सत्ता को हासिल कर लिया। वहां से बैठे बैठे गेम चेंजर थे वो सर, दूर बैठ करके गेम चेंजर होना ये सर बहुत महत्वपूर्ण, और ये सर ये अंग्रेजों से सीखने वाली बात है, जो ब्रिटिश थे वो उनसे सीखने वाली बात है कि किस तरीके का प्रभुत्व वो चला रहे थे। इसके बाद क्या होता है सर कि 1885 इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है, और 1887 में क्या होता है, यूनाइटेड पाकिस्तान एसोसिएशन, सॉरी दो, तो क्या होता है कि 1885 में क्या होता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है। 1885 इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है, और क्या होता है आपका दूसरी चीज होती है 1887 में यूनाइटेड पाकिस्तान एसोसिएशन की स्थापना होती है। ठीक है, ये दो चीजें क्रिएट होती है आप तब जा करके। तो उसके बाद क्या होता है, ब्रिटिशों ने क्या होता है कि राष्ट्रीयता को खत्म करने के लिए, यानी जो हमारा कम्युनलिज्म था वो पनप रहा था, अब उस चीज को खत्म करने के लिए क्या करते, ये चीज को खत्म करने के लिए वो सारा क्या करते कि ये यूनाइटेड पाकिस्तान एसोसिएशन बनाते। इंडियन नेशनल कांग्रेस जब बनती है 1885 में, तो उसके बाद क्या होता है 1887 में वो क्या करते हैं, यूनाइटेड पाकिस्तान एसोसिएशन बनाते। क्यों, वो इसलिए बनाया जाता है क्योंकि वो राष्ट्रीयता की भावनाओं को खत्म करना चाहते थे। अगर राष्ट्रीयता की भावना अगर पनपी तो नो डाउट इंडिया को, पाकिस्तान और इंडिया को कोई अलग नहीं कर सकता था, क्योंकि सर वही तो हो रहा था। उन्होंने देखा था कि 1857 के विद्रोह में क्या हुआ था कि जो भारत के जो हिंदू मुस्लिम है वो एक होकर के विद्रोह कर रहे थे, और सर जब उनको ये चीज दिखी तो उनको भयभीत हो गए कि अगर ये सारा यानी आपस में अगर ये एक साथ रह गए तो ये तो कमाल कर देंगे, ये तो 1947 के पहले कई बार आजाद हो जाएंगे, कई बार हमें ही मारने लग जाएंगे, और ये बहुत तेजी से ग्रो कर जाएंगे। तो जब ये उनको एहसास हुआ, जब ब्रिटिशर्स को एहसास हुआ, या जब जो कैपिटलिस्ट कंट्री थी उसको एहसास हुआ, तो उन्होंने तय किया, उन्होंने ये सोचा कि हम
क्यों ना एक अलग नेशन बना दे, इनकी यूनिटी को तोड़ दे। और अगर हम इनकी यूनिटी को तोड़ते तो हमारे जो अलग नेशन का कॉन्सेप्ट है, जो ज्यूस नेशन का कॉन्सेप्ट है, वो भी हमारा पूरा हो। यानी एक तीर से दो निशाने। आपका अलग नेशन अगर पाकिस्तान बनता है तो पाकिस्तान के बनने से क्या होगा कि पाकिस्तान के बनने से आपको यह भी फायदा होगा कि आप इंडिया के अंदर दो जो मेन लीडर्स थे, जो दो मेन जो यानी जो दो मेन पार्टीज थी, हिंदू और मुस्लिम, तो उनके बीच आप एक चीज दरार पैदा कर दोगे, और दूसरी चीज आपका जो नेशन बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट है वो भी आपका फुलफिल हो जाएगा। तो सर ये सारी चीजें जब आपकी फुलफिल हो रही है, जब आपका ये सारी चीजें फुलफिल हो रही है, तो फिर आप क्यों नहीं करेंगे। तो उसमें क्या होता है कि यूनाइटेड पाकिस्तान एसोसिएशन की स्थापना होती है, और 1950 में क्या होता है कि बंगाल विभाजन हो जाता है। अब 1950 में क्या होता है, तीसरी बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है, सेकंड चीज ये होती है, उसके बाद थर्ड चीज आपकी ये होती है कि बंगाल विभाजन 1905 में आपका बंगाल बंगाल विभाजन हो जाता है। बंगाल विभाजन के दौर क्या होता है, जो आगर खान होते हैं, जो आगर खान होता है वो क्या करता है कि स्वदेशी आंदोलन जो होता है, स्वदेशी आंदोलन की शुरू कर दिया गया था उस समय। बंगाल विभाजन के बाद क्या होता है कि स्वदेशी आंदोलन जो होता है वो शुरू कर दिया जाता है, और 1906 आते आते क्या होता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। ठीक है, अब बंगाल विभाजन होता है। बंगाल विभाजन में क्या होता है कि जो लॉर्ड कर्जन होता है, जो लॉर्ड कर्जन होता है, जो लॉर्ड कर्जन है, लॉर्ड कर्जन क्या करेगा कि लॉर्ड कर्जन इसमें क्या करता है कि घी का काम करता है। जो जलती हुई आग थी हिंदू मुस्लिम्स के बीच, उसके बीच क्या करता है, वो घी का काम करता है। और घी का काम करने पर क्या होता है कि जो आगर खां होता है, वो आगर खां उधर क्या करता है कि स्वदेशी जो आंदोलन है उसको स्टार्ट कर देता है। कहा, बंगाल में। जो बंगाल विभाजन होता है उसके जस्ट तुरंत कुछ दिनों में आगर खां क्या करता है कि स्वदेशी आंदोलन को पूरी तरीके से बहिष्कार करने की बात की जाती है। जिस प्रकार से हम स्वदेशी को अपनाएंगे, और जो विदेशी वस्तु है, जिस प्रकार के गुड्स आ रहे थे, जो प्रकार की चीजें वहां से बनकर के आ रही थी, जो ब्रिटेन से बनकर के आ रही थी, उन सारी चीजों को, जो ब्रिटेन फ्रांस से बनकर जो चीजें आ रही थी, हम उसको नकारेंगे, पूर्ण रूप से नकारेंगे। और पूर्ण रूप से नकारने का मतलब यही था कि हम उसको यूज में नहीं लाएंगे, उन गुड्स को यूज नहीं करेंगे, और उनको गुड्स को यूज नहीं करेंगे, और हम जो यूज करेंगे वो हमारी स्वयं की बनाई हुई गुड्स रहेगी। तो ये सारी चीजों के ऊपर, इन सारे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर तब ध्यान दिया गया। कब? स्वदेशी आंदोलन। जब स्वदेशी आंदोलन आता है, इसके बाद क्या होता है कि स्वदेशी आंदोलन शुरू हो जाता है। अब सर स्वदेशी आंदोलन के अंदर भी क्या होता है कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं हिंदू मुस्लिम्स दोनों लोग। पर सर इसके बाद क्या होता है कि जब उनको दिखता है कि स्वदेशी आंदोलन के अंदर तो ये दोनों गुट तो एक हो गए, अब ये दोनों गुट अगर एक हो गए तो सर ये राष्ट्रीयता की भावनाओं को पनपेगी। इसमें राष्ट्रीयता की भावना अगर पनपेगी तो नो डाउट हमारी कैपिटलिस्ट कंट्री का उद्भव यानी पूरी तरीके से डिसअबॉलीमेंट होना निश्चित है। किसी भी तरीके से उस कंट्री का खत्म होना निश्चित था। इंडिया बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था, बहुत तेजी से राष्ट्रीयता भड़क रही थी, जो बहुत तेजी से वो जो आग भड़क रही थी सर हिंदू मुस्लिम की, उसमें क्या लॉर्ड कर्जन क्या करता है कि घी का काम कर देता है। अब वो घी का काम कैसे करता है कि 1906 में क्या कर देता है, 1906 में क्या करता है, मुस्लिम लीग की स्थापना कर देता है। वो बोलता है अबू अगर खां आते, अगर खां को बुलाता है लॉर्ड कर्जन अगर खां से क्या कहता है कि भैया ये जो मुस्लिम्स है, ये मुस्लिम्स का इस तरीके से चीजें हो रही है, तो मुस्लिम्स के लिए आपको ये लो पैसा। अब वो लोग क्या करना है, तो वो पूछते हैं अगर खां कि भैया क्या करना है, सर क्या करना है। तो सर वो जवाब देते हैं कि अरे आप क्या करो कि मुस्लिम्स के लिए अलग एक कम्युनिटी बनाओ, अपने अलग मांग करो, अलग मांग करो चीजों की। तो क्या होता है कि जब वो मांग करते हैं तो लॉर्ड कर्जन क्या करते हैं, सभी के सामने क्या कर देते हैं कि मुस्लिम लीग को मंजूरी दे देते हैं बनने के लिए। और क्या होता है मुस्लिम लीग के बनने पर क्या होता है कि जो अमृतसर उनका सम्मेलन था, जो अमृतसर में जो अधिवेशन चल रहा था, अमृतसर में जो अधिवेशन होता है उसमें क्या करते हैं वो लोग कि जो पृथक निर्वाचन मंडल यानी सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग कर देते हैं। मुस्लिम लीग जो होती है वो अमृतसर कन्वेंशन में, जो अमृतसर अधिवेशन है उसमें क्या करती है, सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग कर देती है, यानी पृथक निर्वाचन मंडल की मांग कर देती है। पृथक निर्वाचन मंडल की मांग करने से क्या हो जाता है कि जो, और पृथक निर्वाचन मंडल की मांग तो करती करती, पर लॉर्ड कर्जन क्या करता है उस समय ये उनको देता भी है, क्योंकि उसको मालूम है सर कि अगर वो नहीं देगा ना तो ये जो हिंदू मुस्लिम की भावना है ये किस तरीके से भड़केगी। अगर वो देगा तो नो डाउट जब आपको सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गया, जब आप ही के लोग आप ही
यानी मुस्लिम्स लोग ही उनमें वोट करेंगे और मुस्लिम्स लोग ही उनका नेता चुना जाएगा। इस तरीके की वो आगों को भड़काया था सर। जो उस समय के तालीम देने वाले लोग थे, जो उस समय के तालीम देने वाले मुस्लिम्स लोग थे, कुछ जो लीडर्स थे, उन्होंने सर इस तरीके से मुल्क को अलग किया। सर उन बेवकूफों के पास शायद कोई हमारे नेहरू नहीं था, कोई गांधी नहीं था सर उनके पास। अगर गांधी था तो उसका यूज नहीं कर पाए। जिन्ना साहब ने अलग नेशन बना तो लिया, पर नेशन को कभी डेवलप नहीं कर पाए। तो जब वो इस चीज को बना लिया गया और बनाने के बाद जब बातें कही गई, तो बातें कहने पर क्या होता है कि जिन्ना साहब को कहा जाता है कि जिन्ना साहब कहते हैं कि अब हमने जो नेशन बनाया है, अब जो भी लोग हैं, हम हिंदू मुस्लिम साथ में विकास करेंगे। हमें किसी भी तरीके के अपने बीच में ये भावनाओं को नहीं पनपने देना और हम मिल करके इस कंट्री को आगे बढ़ाएंगे, डेवलपमेंट का काम करेंगे। जब ये बात यूएस को पता चलती है तो यूएस क्या करता है, यूएस बुलाता है, भैया आ जाओ जिन्ना साहब। जिन्ना साहब तो ऊपर, जिन्ना साहब गए उनसे मिलने, मिलने से यानी वहां से लौट करके ही नहीं आते, क्योंकि सर उनको मालूम है अगर वहां पर विकास होने लग गया तो फिर ये तो डामाडोल है ना सर। अगर कोई कंट्री डेवलपमेंट के रास्ते पर, इकोनॉमिक ग्रोथ के रास्ते पर आगे बढ़ गई तो फिर कैपिटलिस्ट कंट्री क्या करेंगे, उनका माल कौन खरीदेगा अगर आप घर में माल बनाने लगे। तो यही कॉन्सेप्ट था सर। सर यही कॉन्सेप्ट था जिसके कारण आज पाकिस्तान नहीं पनप पाया, जब भारत को पनपने से रोका गया। यही महत्वपूर्ण कारण है। अब इसके बाद क्या होता है, करजन को ये लगता है, करजन को ये गलत लगा, क्योंकि दोनों साथ, अब सर ये तो होता है कि करजन को ये सारी चीजें मैं आपको बताता हूं, जैसे कि करजन को क्या होता है कि ये सारी चीजें गलत लगती है, क्योंकि दोनों साथ में आ रहे थे, हिंदू मुस्लिम दोनों साथ में आ रहे हैं, और दोनों के साथ में आने से क्या हो रहा था कि जो आंदोलन कर रहे थे, दोनों साथ में भी आ रहे थे और आंदोलन भी कर रहे थे। स्वदेशी आंदोलन जो साथ में है और साथ में आकर के आंदोलन कर रहे हैं, तो इससे तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो सकती है, करजन को ऐसा प्रतीत होता है। तो इसको प्रतीत होता है तो ये क्या करता है कि ढाका के नवाब, जो ढाका का नवाब था सलीमुल्लाह खान, सलीमुल्लाह खान को बुलाते हैं और उसको पकड़ते हैं, और उसको पकड़ करके क्या कहते हैं कि बोलो तुम्हें क्या चाहिए। वो बुलाते हैं तो कहता है आका हमें तो पैसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। बोले ठीक है, सब मिलेगा, सब मिलेगा, पर आपको क्या करना है, मुस्लिमों को जाकर के रोको, मुस्लिमों को जाकर के रोको कि वो स्वदेशी आंदोलन में या बंगाल विभाजन जो चल रहा था उसके अंदर जाकर के पार्टिसिपेट ना करें, किसी भी तरीके से उसमें जाकर के इन्वॉल्व ना हो। तो जो साहिबुल्ला जो खान साहब है, वो क्या करते हैं, खान साहब क्या करते हैं कि बोल देगा हाँ साहब हो जाएगा सर, यस सर हो जाएगा। तो फिर वो जाते हैं और जाकर क्या कहते हैं कि सर मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए, मुझे 2 दिन का समय दीजिए, मैं करवाता हूं, मैं करवाता हूं। अब सर जो ये करवाता हूं, ये करवाता हूं वो किस तरीके से करते हैं। अब इसमें क्या होता है, जो मौलानाओं को बुलाते हैं, साहिबुल्लाह खान क्या होता है कि साहिबुल्लाह खान साहब क्या करते हैं कि वो मौलानाओं को, सभी मौलाना उसको बुलाते हैं और क्या करते हैं कि बोलते हैं उनसे कि इन्होंने कहा कि सभी मौलाना उसको बुलाया, मौलाना उसको बुला करके उन्होंने बोला कि सभी को ये तय करो कि कोई भी मुस्लिम कंट्री नहीं, कोई भी मुस्लिम पीपल जो आंदोलन हो रहा है, जो इंडिया के अंदर आंदोलन हो रहा है, उसमें किसी भी तरीके से कोई भी मुस्लिम पीपल पार्टिसिपेट्स नहीं करेंगे। अब पार्टिसिपेशन नहीं होगा तो नो डाउट आपको, जब आपका पड़ोसी आपके लिए नहीं लड़ेगा सर, देश और मुल्क की आजादी के लिए नहीं लड़ेगा, तो नो डाउट आपकी उससे दुश्मनी होना तय है। आप देखोगे कि मैं अपनी कंट्री के लिए जुझारू हो रहा हूं, मैं अपनी कंट्री के लिए लड़ रहा हूं, आज अपनी कंट्री को स्वतंत्र करने के लिए लड़ रहा हूं, पर मेरा दोस्त जो मेरे साइड में, जो मेरे यानी पूरे जीवन काल में मेरे साथ रहा है, वो आज मेरे साथ खड़ा नहीं है। तो सर आपको और उसके प्रति क्या हो जाएगा, फूट का जो माहौल है वो क्रिएट होगा। तो क्या करते हैं सभी मौलाना का, क्या कहते हैं, जो साहिबुल्लाह खान साहब से होते हैं सभी मौलाना करते हैं, सर बिल्कुल हो जाएगा, सर बिल्कुल हो जाएगा। तो शुक्रवार की नमाज है, उस नमाज के दिन हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग सभी लोगों को आगाह कर देंगे और सभी लोगों को ये बता देंगे कि कोई भी मुस्लिम जो आंदोलन हो रहे हैं उनके अंदर ना इंटर करे या ना जाए। तो इसके बाद क्या होता है, शुक्रवार की नमाज के बाद मौलानाओं ने कहा कि आंदोलन इस्लामियत के खिलाफ है। अब जो शुक्रवार की नमाज होती है तो उसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर जो मौलाना लोग होते हैं वो क्या कहते हैं, साहिबुल्लाह ने जब बोला मौलाना को बुला करके आपको रोकना है, तो मौलाना क्या करते हैं कि शुक्रवार की नमाज में वो सभी लोगों से क्या कहते, वो सभी लोगों से क्या कहते कि जो ये आंदोलन से, ये जो आंदोलन से ये
पूरी तरीके से जो इस्लाम के खिलाफ है। ये जो आंदोलन होते हैं ये इस्लाम के खिलाफ है। तो इससे क्या हो जाता है कि लोगों के अंदर जो एक धार्मिक भावना है उनकी अहित होती है। और जो जब भावना है, अब किसी भी व्यक्ति के अगर धार्मिक भावनाओं का अहित होगा तो वो उस आंदोलन में नहीं जाएगा। क्योंकि सर कोई भी किसी भी अपने धर्म के विरोध नहीं जाता है सर। धर्म के परे उस समय क्या लोगों के अंदर इतनी यानी इतनी सोच नहीं थी, इतना साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं था। तो वो क्या करते थे कि वो नॉर्मल सोचते थे, दिस इज अ कॉमन पीपल, ही एंड शी इज अ कॉमन पीपल। सो दो, तो वो लोग नहीं देखते थे उस चीज के बारे। मौलाना साहब ने कहा ठीक कहा होगा, मौलाना साहब ने कहा सही कहा। तो मौलाना साहब ने उनको उस तरीके से यूज किया अपने फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए मौलाना साहब ने उनको अपने तरीके से यूज करते हैं। अब इसके बाद अंदर क्या होता है, जो सर सिख कम्युनिटी है, तो इसके अंदर जो यानी जो सीख है सर, जो महत्वपूर्ण अब इसके अंदर एक सीख है कि जो सर दुनिया में जो सर 70% लोग हैं, या भारत के अंदर जो 70% लोग हैं ना सर, वो इनोसेंट है। इंडिया के कंटेस्ट में अगर आप बात करें तो 70% तो सर इनोसेंट है। सर इन्हें तो कुछ यानी सर इन्हें कुछ बेचारों को कोई वही नहीं है, इन्हें कोई पता ही नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सर जो 20% वो दलाल है सर, दलाली करते रहते हैं सर लोगों की, चटुकारिता जिसको कहते हैं। आज कई लोग होंगे जो मंत्री जी के पीछे पीछे घूमते हैं, अरे मंत्री जी पैर पड़ने लगे, गिरने लगे, ओ भैया ओ भैया ओ भैया। अरे भाई क्यों, क्यों स्वयं का विकास क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों, क्या दे रहे, कुछ कुछ दे रहे क्या? नहीं ना। पर जाओगे सेल्फी खिंचाने लगे, अरे मंत्री जी क्या हो जाएगा, हो क्या जाएगा? फोटो खिंचाने से क्या हो जाएगा? सर सेल्फी के लिए मैं बिल्कुल मना करता हूँ। आपको कभी भी स्वयं की ताकत को बढ़ाने की जरूरत है। आपको आपकी जर्नी तय करना है, आपके सेंसेस से, आपके कॉन्सियसनेस की जर्नी तय करना है। आपको किसी और से क्या मतलब है? सर होगा कोई नेता बड़ा, कोई होगा विधायक, कोई होगा सर मंत्री संत्री आईएएस आईपीएस, सर आपके लिए क्या काम? सर उसको उस कुर्सी पर बैठने के लिए जो पैसा मिलता है वो आप ही के टैक्स पेयर का पैसा है। जो आप ही टैक्स देते हैं इस देश में वही टैक्स है सर। जो आप छोटे छोटे पार्ले जी के बिस्कुट के पैकेट के ऊपर भी जो आप टैक्स देते हैं ना, वो टैक्स जाकर के उनको मिलता है। तो सर वो आपका काम क्यों नहीं करेंगे? तो उनके पैरों में जाकर के आप क्यों गिरते? और सर उनके पैरों में गिरने का मतलब है आप अपने ही नजरों में गिर रहे। किसी के पैरों में मत गिरिए सर, आपके अधिकार है, अधिकारों को जानिए और जान करके अपने अधिकारों के लिए लड़िए। सर जीवन चुनौतीपूर्ण है, संघर्ष है, इसको संघर्ष के साथ जीना ही बहुत बड़े व्यक्तित्व का ज्ञान है। इसके बाद जो सर 10% लोग हैं, ये जो 10% लोग होते हैं दुनिया में, ये सर वो पीपल्स है सर जो दुनिया को चलाते हैं। इस नेशन के अंदर भी 10% लोग ऐसे हैं सर जिनके पास इकोनॉमिकल पावर है, और वो 10% लोग ही सर ये 80%, ये 20% लोगों को चलाते हैं। और सर ये 20% लोग क्या करते हैं, 70% लोगों को उलझा करके रखते हैं। इस 20% के अंदर आपकी नेता नगरी आती है, आपके पुरोहित वर्ग आता है, उसके अंदर आपका व्यापारी वर्ग आता है। जो 10% पीपल है इसके अंदर जो बड़े बड़े अंबानी अडानी से सर, हमारे जो टाटा बिरला जैसे लोग हैं वो लोग आते हैं सर, क्योंकि जो नेशंस की इकोनॉमी को सर्वाइव कर रहे हैं। क्योंकि सर जो 10% है वो सरकार भी आती है उसमें कहीं ना कहीं, पर जब छोटे मोटे जो चीज है सर वो 20% में आ रही है। तो सर ये सीख है। अब सर दुनिया के अंदर सिर्फ जो हमारे भारत में भी इस कॉन्टेस्ट में देखा गया था सर, जो भारत के अंदर जो दो टाइप का जहर जो सबसे ज्यादा फैलाया गया ना, वो था हमारा सांप्रदायिकवाद। जो हमारा सांप्रदायिकवाद है और जो हमारा जातिवाद है, ये दो ही जहर को सर बहुत गहरे तरीके से फैलाया गया दुनिया में, और बहुत ज्यादा तरीके से इस चीज को फैलाया गया। एक है जातिवाद और दूसरा है संप्राय सम, संप्रदायवाद। ये दो जो कॉन्सेप्ट है ना सर, इसको बहुत डीपली जाकर के लोगों ने इस चीज को फैलाया। अब सर इसको फैलाने से क्या हो गया कि बहुत लोगों के अंदर सर जाति विरोधक यानी जाति विरोधी या जाति के सपोर्ट में बात करने लग गए लोग। अरे हम ये जाति के हैं, हम वो जाति के, हम ऐसा है, हम वैसा है, हम डिमकाना है, हम ठाकुर है, हम राजपूत है, हम दलित है, हम ये है, हम इस कम्युनिटी के, हम ब्राह्मण है, हम मुस्लिम है, हम सिख है, हम इस तरीके की जब कम्युनिटी में डिवाइडेशन हो गया तो और भी तरीके से देश टूटता चला गया। सर इंडिया की जो कंटेस्ट की अगर बात करें तो इंडिया के अंदर सर सबसे बड़ी खासियत यही थी कि सर जो इंडिया था, सर इंडिया था जो वो था जो यूनिटी कहा जाता था। इंडिया इज अ यूनिटी।
तो सर ये सब क्या हो गया कि जातिवाद आने से सर थोड़ी थोड़ी चीजें क्या बढ़ती चली गई, थोड़े थोड़े। अब सर आप देख रहे होंगे जातिवाद आने से सर कई लोगों ने अपने ही अपने सर संगठन बना लिए, RSS, RPS, ये से वो ऐसे ऐसा से, है ना सर, तमाम प्रकार के। कई हिंदूवादी संगठन हो गए, कोई मुस्लिमवादी संगठन हो गए, कोई ब्राह्मणवादी संगठन हो गए, तो कोई दलितवादी संगठन हो गए, कोई अम्बेडकरवादी। सर इनको मतलब नहीं है चीजों से, बस इनको सर कोई ना कोई चीज को सर्कुलेट करना है। बस इनका पर्टिकुलर एजेंडा होता है कि नहीं इनने बोला है तो हमें इस चीज को सर्कुलेट करना। वो सर फैक्ट भी चेक नहीं करते सर, आप ध्यान मत दीजिए सर। सर ये सोशल मीडिया का जो टाइम है सर, ये ऐसा टाइम है कि किसी ने कोई चीज अगर ट्वीट कर दी या किसी चीज ने किसी व्यक्ति ने कोई चीज को शेयर कर दिया, तो सिर्फ उसको फॉरवर्ड किया जाता है, कभी भी उसके ऊपर तर्क वितर्क नहीं किया। वो तो तब किया जाता है जब उस पर कोई विवाद आ जाता है, जब कोई मुद्दा उसके ऊपर अटक जाता है। तो सर अपने को उस चीज के ऊपर फैक्ट चेक करना है। कभी भी किसी भी चीज को इसलिए सर्कुलेट मत कीजिए क्योंकि वो आपके किसी विश्वासजन्य व्यक्ति ने भेजा है। जब तक आप उसका फैक्ट चेक नहीं कर ले, जब तक आप उसको समझ नहीं लेते, तब तक आप उसको कभी भी फॉरवर्ड ना करें। ये एक आपके साइंटिफिक टेम्परामेंट को बताता है। इसके बाद क्या होता है कि अब मैं आपको कुछ डेट्स बताना चाहूंगा। इसके बाद हम अपने जो लेक्चर है उसको अपनी समाप्ति की ओर लेकर के जाएंगे। तो मैं आपको कुछ डेट्स बता रहा हूं, वो जो आप सन बता रहा हूं मैं उस सन को याद रखिएगा। 1765। इसमें क्या होता है कि 1765 में अब सर सब लोग कह रहे थे ये हो रहा है वो हो रहा है, अब मुस्लिम्स को मारा, मुस्लिम्स को मारा, मुस्लिम्स को मारा। सब हिंदूज कह रहे हैं मुस्लिम्स को मारा, मुस्लिम। अब सर क्या होता है कि बंगाल में क्या होता है, बांग्ला भी मारा गया। अब 1760 में क्या, 1765 में क्या होता है कि जो बंगाली होते हैं, जो बंगाली को भी मारा जाता है, बंगाली भी मारे जाते हैं। उसके बाद 1799, इसमें क्या होता है दक्षिण वाले, अब इसमें दक्षिण वाले कूदने लगते हैं, अरे इनको मारा, इनको मारा, इनको भी मारा, इनको भी मारा। तो सर ये भी मारे जाते हैं। जो दक्षिण के एंग्लो एंग्लो मैसूर वाले लोग होते हैं, इनको भी मारते हैं। इसके बाद जो आपका होता है 1860 से 1816 में, अब ये सर ये तीन को पढ़ती है तो चौथा मराठा। सर मराठा कूदने लगता है, अरे इनको मारा, इनको मारा, इनको मारा, हमें तो पढ़ी नहीं। अब सर इनको भी मारा जाता है, इनको भी लपेटा जाता है 1816 में। 1816 के बाद क्या होता है, 1814 में क्या होता है कि सिंध वाले कूदते सर, हमें नहीं मारा, हमें नहीं मारा, हमें नहीं मारा। तो 1843 में क्या होता है, 1843 के अंतर्गत क्या होता है, सिंध सिंध के लोगों को भी मारा जाता है, सिंध पर कब्जा किया जाता है और सिंधियों को मारा जाता है। अब इसके बाद क्या होता है 1843 के बाद 1848 में क्या होता है कि पंजाबी कूदते सर उस समय, तो सर इनको भी मारा जाता है। जो 1848 में पंजाबी कूदने लगते तो इनको भी मारा जाता है एंग्लो सिख वॉर में। इसके बाद सर क्या होता है कि 1856 में यूपी वाले बड़े बड़े जोश में खड़े रहते हैं, अरे हम सबको मारा, हमें नहीं मारा, इनकी क्या बस की हमें मारेंगे। तो सर क्या होता है कि 1856 में इनको भी मारते हैं। तो सर अगर आप देख रहे होंगे तो जो ब्रिटिशर्स थे या जो अंग्रेज थे, जिसको हम आम भाषा में अंग्रेज कहते हैं, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या किया कि अंग्रेजों ने सबको एक एक करके मारा है सर, सबको। सर उन्होंने लकड़ी के जो गट्ठर वाली कहानी सुनी होगी ना सर, एक एक को अलग अलग करके मारा है, यानी अंग्रेजों ने सबको मारा, सबको मारा है सर, एक एक करके चुन चुन के एक एक को मारा, किसी को छोड़ा नहीं सर, सबको प्रसाद दिया, बराबर दिया। बस यही है, किसी को पहले किसी को बाद में, किसी को पहले किसी को बाद में। सर बहुत अच्छी चीज की उन्होंने कि सबको मारा। सर इससे उनके अंदर एक चीज का विकास हो गया कि सर कोई नहीं बख्शा जाएगा। अगर किसी हमारे पड़ोसी के घर में आग लगी और हम खड़े होकर के हंस रहे, तो सर आपका घर भी निश्चित है कि जलना, आपका घर भी निश्चित है जलना। क्योंकि सर पड़ोसी के घर में अगर आग लगी है तो कुछ चिंगारियां तो आपके घर पे भी पड़ने वाली है ना सर। अगर आप उस चिंगारी को नहीं बुझाते तो आपके भी जलने की संभावना उतनी ही है। सर यही तो हो रहा था 1765 में बंगालियों को मारा, तो सर इधर से जो दक्षिण वाले लोग हैं वो बड़े बौखला, ये वो बड़े खुश हो रहे थे। सर उनको भी पड़ी तो फिर इधर मराठा लोग खुश हो रहे थे, इधर मराठाओं को पड़ी तो इधर सिंधी लोग खुश होने लगे, इधर सिंधियों को पड़ी तो इधर पंजाबी लोग खुश होने लगे, इधर पंजाबियों को भी पड़ी फिर तो इधर यूपी वाले खुश हो रहे, फिर सर इनको भी मारा। सर सबको लपेटा, सबको लपेटा। तो सर इसके बाद क्या होता है, जो एक सीख है सर, जो बाली होता है ना सर, बाली और जो रावण है, बाली बाली के पास भी सर शक्ति थी, रावण के पास भी शक्ति थी, पर सर ताकत के बल पे कोई भी युद्ध नहीं जीता जाता।
ताकत के बल पे युद्ध नहीं जीते जाते सर, सीख है सर, सीख लीजिएगा। ताकत से कभी भी युद्ध नहीं जीते जाते सर, युद्ध को जीता जाता है मन और शरीर के बल पे। सर किस चीज की ताकत? मन की, शरीर की। सर मन की ताकत कैसे? मेडिटेशन से, मेडिटेशन से, ध्यान, योग। शरीर की ताकत योग, जिम। ये सर ये आपके शारीरिक ताकत को बढ़ाएगी, और जो मेडिटेशन है, जो ध्यान है, वो आपके मन की ताकत को बढ़ाएगा। सर चंद्रगुप्त मौर्य ने जो सेल्यूकर निकेटस है, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उन्होंने क्या किया सर कि जो सेल्यूकस निकेटर्स है, उनकी उनके जो सेल्यूकस निकेटर की पुत्री से विवाह कर लिया था सर। सेल्यूकस निकेटर जो सिकंदर थे, वो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उन्होंने सेल्यूकस निकेटर की पुत्री से विवाह कर लिया था। कि जो सिकंदर का जो जो सेल्यूकस निकेटर था, वो क्या था? अलेक्जेंडर का सेनापति था। अलेक्जेंडर का सेनापति था जो सिकंदर था। सिकंदर जो अलेक्जेंडर का सेनापति, ग्रेट अलेक्जेंडर, उसकी पुत्री से विवाह कर लिया था किसने? चंद्रगुप्त। सर आपने क्या किया? सर हमारे क्या कई लोग हैं ना इसी चीज को दोहरा, अरे हमारे तो इतने बड़े बड़े योद्धा हुए, इतने बड़े बड़े शासक रहे हैं, और हमारे तो चंद्रगुप्त मौर्य ने ऐसा कर दिया था। हमारे चंद्रगुप्त मौर्य ने तो सेल्यूकस निकेटर की पुत्री से भी विवाह कर। अबे तूने क्या किया? तुम क्या कर रहे हो? तुम तो साले, तुम तो हो ही भीख मंगने। तुम तो बस दूसरों की तारीफ ही करना जानते हो, अपनी तारीफों में कभी तुमने कुछ नहीं किया, क्योंकि आपने कभी कुछ ऐसा क्रिएट ही नहीं किया जिसके कारण आपकी तारीफ हो पाए। सर आपकी तारीफ करने के लिए भी तो आप भी तो कुछ कीजिए। आज आप चंद्रगुप्त मौर्य की तारीफ करते तो खुद की तारीफ में आप कब कुछ करेंगे? सर कब? सर समय निकल जाएगा, आप सीख लीजिए। सर आपको आज ये नहीं दोहराना है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने उस समय क्या किया था। अच्छी बात है सर कि आपको याद है, अच्छी बात यह है कि आपको याद है, परंतु आप क्या कर रहे हैं, आपको ये भी तो सीखना है। सर आप क्यों नहीं कर पा रहे? चंद्रगुप्त मौर्य ने तो किया, आप क्यों नहीं कर पा रहे? वो भी तो आपके भारत में ही जन्मे थे, कहीं बाहर से तो नहीं आए थे उड़ के। तो सर सीखिए, सीख करके समझिए, समझ के कॉन्सेप्ट बिल्ड कीजिए, और बिल्ड करके अपने नेशन को आगे बढ़ाइए। सर ये क्रांति है, क्या हम सभी के बीच में एक रेवोल्यूशन है सर, जिसको हमें जागृत करना है। किस चीज का? जो सेंसेस से कॉन्शियसनेस की जर्नी है, उसे हमें तय करना है। ये उस चीज की क्रांति है। हम इसके अगले पार्ट में देखेंगे कि किस तरीके से जो सारी चीजें हो रही थी ना सर, वो किस तरीके से बदल रही थी। हम किस तरीके से जो चीजों को बदलना है, वो किस तरीके से तय होता है। तो आज का लेशन हम लोग यही रखते हैं सर, और देखेंगे हम नेक्स्ट लेशन में किस तरीके से जो चीजें बदल रही थी और किस तरीके से जो चीजें हो रही थी अब। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आज का सेशन आप सभी को बहुत बहुत पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो आपको क्या करना है, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना है, और ये तय करना है, और मैक्सिमम क्लास को शेयर जरूर किया कीजिए, जिससे कि हम लोगों का भी मोटिवेशन बना रहे कि हाँ यार लोग मैक्सिमम देखने आते, समझ आ रहा है, समझ आता है तो सर आप कमेंट किया कीजिए, जो पार्ट अच्छा लगता है उस पर कमेंट किया कीजिए। ओके, तो मुझे लगता है कि आज का सेशन यही हम लोग को रखना चाहिए, और आज के सेशन को देखने के लिए थैंक यू, शुक्रिया। तो आज का सेशन हम लोग यही रखते हैं, और सेशन को मैक्सिमम लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिएगा। जो पार्ट आपको पसंद आता है उसके ऊपर आप जरूर कमेंट किया कीजिए, जिससे कि क्या होगा कि मुझे भी ये पता चलेगा कि आपको कौन सी चीजें पसंद आई, तो उस हिसाब से और भी मैं आपके लिए इंटरेक्टिव चीजें लेकर के आया करूंगा। और मुझे लगता है कि ये हमारी सीरीज बहुत अच्छी जा रही है, और बहुत अच्छे वे में लोग देख रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं। काफी लोग ने मुझे मैसेज भी किया है कि सर बहुत अच्छे से चीजें समझ आ रही है। और इसके आगे भी हम पढ़ने वाले औद्योगिक क्रांति, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि अमेरिका का जो इतिहास है उसको भी मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा, क्योंकि मेनली होता है जो 13 कंट्रीज ने किस तरीके से अपना विकास किया, और जो आज वो जाकर के जो सुपर पावर बने, तो वो किस बेसिस पे बने, ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट और समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके इतिहास को पढ़ करके आप अपने इतिहास का पता लगा सकते हैं कि आप अपने आप को किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं। तो सर ये सारी चीजें हम लोग आगे देखेंगे, आगे के हमारे इंटरेस्टिंग सेशन और भी ज्यादा इंटरेस्टेड होते चले जाएंगे। तो सर मैं आप लोगों से इसी
सभी बातों के साथ में आप लोगों से विराम लेना चाहूंगा। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।